नमस्कार मित्रों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज हम जिस टॉपिक की आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान में राजनीतिक चेतना या फिर राजनीतिक जन जागरण। राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण, देखिएगा, राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण। देखिए, राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण की अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले दिमाग में आपके ये प्रश्न आता है कि भाई जन जागरण के कारण क्या थे। ऐसा क्या हुआ कि भाई अचानक से अब आपके राजनीतिक जन जागरण यहां पर हो रहा है। तो राजस्थान में ऐसे कुछ सामान्य कारण हैं जिनको हम आपके इसका श्रेय देते हैं, जिनमें नाम आता है आपके किसान आंदोलन। जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं वो, दूसरा जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, तीसरा पत्र पत्रिकाएं, एंड संस्थाएं। एक कारण हम यहां दे सकते हैं क्रांतिकारी घटनाएं। कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी राजस्थान में घटित हुई थी, उनको भी हम आपके इसमें शामिल करते हैं, क्रांतिकारी घटनाएं। और एक आर्य समाज का भी कहीं योगदान रहा है थोड़ा बहुत आपके यहां पर, आर्य समाज का योगदान। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आपके राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ और उस चेतना पर कालांतर में आपके प्रजामंडल मूवमेंट की यहां शुरुआत हुई, जिसकी परिणति अंततः राजस्थान के एकीकरण के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम एक एक बिंदु की यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यहां पर वो है किसान आंदोलन। वो आपके कौन सा है? किसान आंदोलन है। अब देखिए, किसान जो कि आपके सबसे एक सीधी जाति के रूप में है, अगर किसान भी आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई विशेष बात आपके यहां पर प्रचलन में है। ठीक है, जिसके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर पहले की हम स्थिति देखें, अंग्रेजों के आधिपत्य से पहले की स्थिति देखें, तो आपके राजस्थान में परंपरागत भूराजस्व व्यवस्था का प्रचलन था। परंपरागत भूराजस्व व्यवस्था का प्रचलन था और जागीरदार, राजा और किसानों के मध्य सीधा संबंध हुआ करता था। जागीरदार, किसान और राजा के मध्य सीधा संबंध था। और दूसरी खास बात यह थी कि जो राजा हैं, ठीक है, राजा आपके प्रजा के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। इवन कि जागीरदार भी, प्रजा के जो भूमि पर परंपरागत अधिकार थे वो आपके सुरक्षित रखे जाते थे। प्रजा के भूमि पर परंपरागत अधिकारों को आपके सुरक्षित रखा जाता था। और जब कभी आपातकाल की स्थिति बनती थी, कोई अकाल पड़ जाता, कोई आपके अकाल के साथ आपके कोई अतिवृष्टि हो जाती या अनावृष्टि हो जाती, तो क्या होता, राजा आपके लगान में छूट प्रदान करके कृषकों को राहत भी प्रदान करने का कार्य किया करते थे। इससे आपके ये पता लगता है कि अंग्रेजों के आधिपत्य से पहले राजस्थान में किसान और शासक या जमींदार या जागीरदार के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अब जब अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हुआ तो परंपरागत जो आपके इनके संबंध थे उनमें अंतर आया। अंतर का आपके मुख्य रीजन क्या था कि पहले जो जागीरदार हैं वो आपके राजा की चाकरी किया करते थे, सैनिक सेवा उसे प्रदान किया करते थे, और चाकरी और साथ में आपके कुछ एक ऐसे गिफ्ट के टाइप आपके भेंट या नजराना प्रस्तुत किया करते थे शासक को। लेकिन अंग्रेजी आधिपत्य के साथ ही जो देसी राजा हैं वो अंग्रेजी सेना पर डिपेंड होने लगे, अंग्रेजों पर अधिकाधिक डिपेंड होने लगे। अब उन्हें जागीरदारों की सेना की आवश्यकता नहीं रही।
वो चाहते थे कि अब चाकरी की जगह पर आपके क्या करें, ये इनको रेवेन्यू प्रदान करें। रेवेन्यू प्रदान करें आपके कौन, जागीरदार या फिर जो सामंत आपके यहां पर थे वो रेवेन्यू प्रदान करें। इससे क्या हुआ कि सामंतों या जमींदार जागीरदारों के जो परंपरागत उनके जो अधिकार थे उन पर कुठाराघात होने लगा। उन्होंने जो कर का भार है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार आपके इसकी एवज में खुद कर लिया करती थी, तो कर का भार आपकी जनता पर डाल दिया गया। जब जनता पर अधिक कर भार हुआ तो सबसे पहला कारण तो आपके किसान आंदोलनों का क्या आया हमारे सामने कि एक तो लगान की मात्रा में वृद्धि, लगान की अधिक मात्रा, एक कारण तो क्या था कि भाई लगान अधिक मात्रा में आपके कृषकों से वसूल किया जा रहा था। ठीक है, सत्ताधारी वर्ग के जो अत्याचार हैं वो इस लगान वसूली के क्रम में आपके निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, दूसरा आपके कि किसानों को सत्ताधारी वर्ग के यहां पर बेगार जिसे आपके हम किस नाम से भी जानते हैं, विष्टि के नाम से भी जानते हैं, विष्टि देनी पड़ती थी, बेगार देनी पड़ती थी। बेगार है क्या, विष्टि है क्या कि बगैर पारिश्रमिक दिए हुए किसी व्यक्ति से श्रम करवाया जाना क्या है, बेगार कहलाती है। पारिश्रमिक नहीं दिया जाए, उससे श्रम करवाया जाए तो वो आपकी क्या है, बेगार है। इसके अतिरिक्त आपके अनेक प्रकार की लागबागें, लागबाग आपके भूराजस्व के इतर उपकर थे और राजस्थान की रियासतों में लगभग 150 प्रकार की लागबागें, सामान्यतः आपके लगभग 150 प्रकार की लागबागें लगी हुई थी किसानों पर। ठीक है, और अगला बात आपके कि जैसे जैसे आपके लगान और लागबागों में वृद्धि हुई वैसे वैसे किसान महाजनी चंगुलों में फंसने लग गए। चंगुल में किसानों का फंसना, किसान आपके कहां पर फंसते जा रहे हैं, महाजनी चंगुलों में फंसते जा रहे थे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। किसानों के कुल उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा तो जागीरदार के पास ही चला जाता था। जो ठिकानेदार हैं उनके पास 3/4 हिस्सा चला जाता था, इसलिए प्रति वर्ष वो आपके कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाते और महाजन थे वो उनकी जमीन लिखवा लेते। इससे किसान निरंतर आपके भूमिहीन होते जा रहे थे। किसानों की जो आत्महत्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तब जाकर के कहीं किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। लेकिन हम राजस्थान में किसान आंदोलन करें उससे पहले आपके आंदोलन या फिर किसानों से संबंधित कुछ शब्दावली हम यहां पर देखते हैं पहले कि भाई कि ऐसे कौन कौन सी शब्दावली या कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपने यहां पर प्रचलन में थी जिनसे आपके किसान आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा शब्दावली की अगर हम बात करें, शब्दावली देखिए, मान लीजिए ये आपका गांव है, ये गांव है। ठीक है, गांव में आपकी क्या है कि आजकल आपके देखा है आपने कि गांव में क्या होता है, एक रिंग रोड टाइप आपकी संरचना होती है जिसे गौरव पथ के नाम से जानते हैं। किस पथ के नाम से जानते हैं, गौरव पथ के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, गांव में पहले दूर दराज के क्षेत्रों से महिलाएं पानी भर के लाया करती थी, तो ये यहां पर आपके क्या होते थे, कुएं होते थे। कुआं आपके ये होता था और कुएं के आसपास की क्या होती थी, ये जमीन हुआ करती थी। तो कुएं के जो पास वाली जमीन होती थी उसको बोलते थे डीमडू। किस नाम से जाना जाता था, डीमडू। कुएं के पास वाली जमीन किस नाम से, डीमडू। इस गांव के पास वाली जो जमीन थी उसको बोलते थे गोरमो। गांव के पास वाली जमीन को किस नाम से जानते थे, गोरमो। यहां पर जहां आपके लोग निवास किया करते थे उन निवास की जो भूमि है उस निवास की भूमि को बोलते थे वास्तु। निवास की भूमि क्या कहलाती थी, वास्तु। ठीक है, इस आपके कुएं से अगर सिंचाई किसी भूमि की हो रही है तो ये आपकी भूमि कैसी हो जाती थी, पीवल भूमि, सिंचाई युक्त भूमि। गांव का चारागाह अगर यहां पर है तो ये आपकी कौन सी, चरनोट भूमि, चरनोट या गोचर भूमि के नाम से जिसे जानते हैं।
मंदिर आपके अगर है गांव में तो मंदिर की भी भूमि हुआ करती थी, और मंदिर की भूमि जो होती थी उसको बोलते थे देवदेव भूमि। कौन सी? देवदेव भूमि। एक आपके ऐसी भूमि हुआ करती थी अग्रहार भूमि, अग्रहार, और आपके एक होती थी ब्रह्मदेव। अग्रहार भूमि आपके कौन सी होती थी? अग्रहार भूमि होती थी जो आपके विभिन्न धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से किसी ब्राह्मण को प्रदान कर दी जाती थी। और ब्रह्मदेव भूमि कौन सी होती थी? वह भूमि जो आपके ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए प्रदान कर दी जाती थी, वो आपकी ब्रह्मदेव भूमि कहलाती थी। कुछ आपके ऊंची भूमि है यहां पर, यहीं पास में ही आपके देखें तो क्या है, मान लीजिए आपके हाईवे जा रहा है कोई, तो यहां पर आपके ये क्या हो गया, उसका टोल प्लाजा या चुंगी घर, चुंगी घर, और ये यहां से क्या वसूल कर रहे हैं? चुंगी वसूल कर रहे हैं। ये जो आपकी भूमि है ये आपकी कैसी है? गांव की सीमावर्ती भूमि है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? कांकड़। गांव की सीमावर्ती भूमि को क्या बोल रहे हैं? कांकड़। तो देखिएगा मैं आपके एक एक बात को बताऊं यहां आपके शब्दावली में। देखिए सबसे पहली बात, एक भूमि हुआ करती थी खालसा भूमि। कौन सी भूमि होती थी? खालसा भूमि। खालसा भूमि आपके वह भूमि होती थी जो सीधे शासक के नियंत्रण में हुआ करती थी। सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि आपके कौन सी होती थी? खालसा भूमि होती थी। इस भूमि में जो प्रजा है वो सीधे आपके शासक से संबंधित होती थी। हालांकि आपके इस भूमि पर टैक्स की रेट है अन्य आपके जागीरी भूमि की अपेक्षा अधिक होती थी। क्यों? क्योंकि एक तो यहां बिचौलिया वर्ग नहीं होता था, सीधा राजा और प्रजा के मध्य संबंध था, जिनको बोलते हैं ना रैयती क्षेत्र। रैयती क्षेत्र जो जागीरी भूमि से मुक्त क्षेत्र हैं या जमींदारी क्षेत्रों से मुक्त क्षेत्र हैं, वो आपके रैयती क्षेत्र कहलाते थे। खालसा भूमि, इसी भूमि में से अगर चाहे तो शासक आपके बाद में जागीर वगैरह अलॉट कर दिया करते थे। ठीक है। दूसरी बात, एक भूमि होती थी जागीर भूमि। एक कौन सी भूमि होती थी? जागीर भूमि। जागीर भूमि कौन सी थी कि भाई किसी व्यक्ति विशेष को उसकी सैनिक और असैनिक सेवा के बदले, किसी व्यक्ति विशेष ने अगर सैनिक और असैनिक सेवा की है तो उसकी सैनिक और असैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में जो भूमि प्रदान की जाती थी वो जागीर भूमि कहलाती थी। और जागीर भूमि को प्राप्त व्यक्ति जागीरदार कहलाता था। जागीर भूमि को प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता था? जागीरदार कहलाता था। तो एक आपकी कौन सी हो गई? जागीर भूमि हो गई। ऐसे ही एक भूमि होती थी भौम भूमि। कौन सी? भौम भूमि। भौम भूमि, ये भौम भूमि भी ऐसी जागीरी भूमि होती थी जिस पर कोई लगान नहीं लगता था। केवल ऐसे प्राप्तकर्ता जो आपके भौम भूमि को प्राप्त करता था, ठीक है, उस प्राप्तकर्ता से कुछ राजकीय सेवाएं जैसे चौकीदारी वगैरह है, सुरक्षा वगैरह है, ऐसे आपके सेवाएं प्राप्त की जाती थी और आपके किसी भी प्रकार का टैक्स इस पर नहीं लगता था भौम भूमि पर। ठीक है। नेक्स्ट आपके होती थी एक शासन। शासन भूमि कौन सी होती थी कि भाई जो भूमि पुण्यार्थ भूमि, शासन आपके कौन सी है? पुण्य में प्रदान की गई भूमि या पुण्यार्थ भूमि को क्या बोलते थे? शासन भूमि बोलते थे। एक इनाम भूमि है। एक कौन सी है? इनाम। इनाम जो नाम से ही पता लग रहा है, इनाम आपके, तो ये वेतन के रूप में प्रदान की जाने वाली भूमि थी जो राज्य की सेवाओं के बदले आपके किसी व्यक्ति को प्राप्त होती थी और जिसको आपके प्राप्त होती थी वो इनामदार कहलाता था। इस पर भी आपके रेवेन्यू प्राप्त नहीं लिया जाता था, लगान मुक्त भूमि के रूप में थी, लेकिन इनामदार इस भूमि को बेच नहीं सकता था। ये नहीं है कि वो आपकी इस भूमि को बेच दे। ठीक है। एक टाइप आती है डोली या डोहिली। डोली या डोहिली, जागीरदार के द्वारा जो भूमि अनुदान या पुण्यार्थ के लिए आपकी जो भूमि दी जाती थी वो आपके डोली या डोहिली कहलाती थी। चौहान कालीन जो भूमि अनुदान है
जो आपके बिजौलिया लेख में भी जिनका उल्लेख मिलता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? डोहली कहलाते हैं। ये पुण्यार्थ आपके पुण्यार्थ प्रदान की जाने वाली भूमि थी। कौन सी? डोली या डोहली। जागीरदार वगैरह ऐसे कर मुक्त भूमि होती थी। एक आपकी भूमि होती थी पसातिया भूमि। एक कौन सी भूमि होती थी? पसातिया। पसातिया भूमि। अब देखिए पसातिया भूमि कौन सी है कि राजा या जागीरदार द्वारा, किसी राजा या जागीरदार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की सेवा के बदले उसे प्रदान की जाती थी। किसी राजा या जागीरदार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की उसकी सेवा चाहे सैनिक करे या असैनिक करे, उसकी सेवा के बदले आपके पसातिया भूमि प्रदान की जा रही है। लेकिन सेवाएं समाप्त होने के पश्चात यह भूमि पुनः राज्य के नियंत्रण में चली जाती थी। किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार इसमें नहीं होगा। किसमें? पसातिया भूमि में किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार नहीं होगा। जैसे ही उस व्यक्ति विशेष की राज्य की सेवाएं समाप्त होंगी, वैसे ही पसातिया भूमि है वो पुनः आपकी किसके नियंत्रण में चली जाएगी? राज्य के नियंत्रण में चली जाएगी। पसातिया भूमि हो गई। ठीक है। अब आपके देखिए एक भूमि की टाइप हमने कौन सी बताई अभी? पीवल भूमि। पीवल भूमि आपके कौन सी है? यह सिंचाई युक्त भूमि है। वह भूमि है जिस पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई संभव। ठीक है ना, कि भाई ट्यूबवेल से हो रही हो, नहर से हो रही हो, तालाब से हो रही हो, कैसे ही आपकी सिंचाई हो रही हो, तो वो आपके पीवल भूमि कहलाएगी। ऐसी भूमि को आपके हम और किस नाम से? अदेव मात्रक भूमि। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि जो देवताओं की कृपा पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात जो कृत्रिम साधनों से जिसकी सिंचाई आपके संभव है, वो आपके अदेव मात्रक भूमि के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अगली बात, एक भूमि कौन सी है कि भाई डीम्डू भूमि है। कौन सी भूमि है? डीम्डू। डीम्डू भूमि कौन सी हुई कि भाई कुएं के पास वाली जो भूमि है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके कुएं हुआ करते थे, उन कुएं के आसपास जमीन और होती थी, तो वो जमीन जो कुएं के पास वाली जमीन है वो किस नाम से जानी जाती थी? डीम्डू के नाम से। ये जैसे जमीन है पूरी, ये किस नाम से जानी जा रही है? डीम्डू के नाम से जानी जा रही है। ठीक है। दूसरी बात आपके कि डीम्डू हो गई। एक आपकी भूमि होती थी यहां पर, एक आपके बीड़ भूमि। कौन सी भूमि है? बीड़। बीड़ भूमि जिसे कच्छ भूमि के नाम से भी जानते हैं। बीड़ भूमि जिसे और किस नाम से जानते हैं? कच्छ भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये नदी नाले के पास वाली भूमि हुआ करती थी। नदी नाले के पास जो भूमि होती थी उसको हम आपके बीड़ भूमि या कच्छ भूमि के नाम से जानते हैं। एक भूमि आपके कौन सी हो गई? कांकड़ भूमि। ये कौन सी है? कांकड़ भूमि। कांकड़ भूमि कौन सी है कि भाई गांव की सीमावर्ती भूमि कि इसके पश्चात आपके दूसरे गांव की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, तो गांव की सीमावर्ती भूमि क्या कहलाएगी? कांकड़ भूमि कहलाएगी। ठीक है। एक आपकी कौन सी हो गई? गोरमो भूमि। गोरमो भूमि जो गांव के पास वाली भूमि है वो आपकी क्या कहलाएगी? गोरमो भूमि कहलाएगी। गांव के पास वाली भूमि क्या कहलाएगी? गोरमो भूमि कहलाएगी। साथ में आपके एक है चरनोट भूमि। चरनोट भूमि जो चारागाह भूमि के रूप में है, जिसे गोचर भूमि के नाम से भी जानते हैं, वो भूमि आपके कौन सी हो गई? चरनोट भूमि हो गई। एक आपके माल भूमि है। माल भूमि। माल भूमि आपके कौन सी होती थी? काली उपजाऊ जमीन को आपके क्या बोलते थे? माल। तो माल भूमि आपके कौन सी हो गई? काली उपजाऊ जमीन। काली उपजाऊ जमीन आपके किस नाम से जानी जा रही है? माल भूमि के नाम से जानी जा रही है। एक है हकत बकत। हकत बकत। अब पीवल भूमि है वो भी हकत बकत भूमि के रूप में देखी जाती है, या अदेव मात्रक भूमि है वो भी हकत बकत भूमि है। हकत बकत भूमि से तात्पर्य है यहां पर जोती जाने वाली भूमि। फसल उत्पादन के लिए जोती जाने वाली भूमि आपकी कौन सी भूमि कहलाती है? हकत बकत भूमि कहलाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके गोरमो भूमि हो गई जो गांव के ऊपर आपके गांव के स्थित है। एक ऊंची भूमि है,
ऊंची भूमि जो आपके थोड़ी ऊंचाई पर स्थित भूमि होती थी उसको हम बोलते थे मगरा भूमि। कौन सी भूमि? मगरा भूमि। तो ये आपके कौन सी भूमि हो जाएगी? मगरा भूमि हो जाएगी। जो ऊंचाई पर स्थित है वो आपके मगरा भूमि। देवदेह की हमने बात की कि देवदेह भूमि कौन सी है कि जो मंदिर को दी गई भूमि है वो देवदेह है। अग्रहार जो शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान की गई भूमि है वो आपके कौन सी है? अग्रहार भूमि है। एक ब्रह्मदेव भूमि है कि ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के संचालन के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी वो आपकी भूमि कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मदेव भूमि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ आपके क्या हैं? भूमि की टाइप्स हैं। अब एक तलाई भूमि है, एक और आपके रख सकते हैं यहां पर तलाई भूमि। तलाई भूमि कौन सी हो जाएगी? तलाई भूमि हो जाएगी भाई तालाब के पेटे वाली जो जमीन होती है ना, तालाब की निचली जो जमीन होती है वो आपके तलाई भूमि हो जाएगी। ऐसे ही एक आपकी भूमि का टाइप आता है कि भाई चाही भूमि। कौन सी है? चाही भूमि। तो चाही भूमि हमें किसे किसे कहेंगे हम? ये देखो एक कौन सी भूमि आ जाएगी? चाही भूमि। चाही भूमि आपके वह भूमि जिसकी सिंचाई आपके कुआं, नहर इत्यादि से संभव हो, वो भूमि आपके किसके अंतर्गत होगी? चाही भूमि। ठीक है, चरनोट भूमि हो गई, मगरा भूमि आपके हो गई। एक होती है बारानी भूमि या देवमात्रक भूमि। देवमात्रक भूमि वह भूमि होती है जो वर्षा जल पर, देवताओं की कृपा पर निर्भर है। अगर बरसात समय से हो गई तो खेती हो जाएगी, अगर बरसात समय से नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। तो वो देवमात्रक भूमि या बारानी भूमि के रूप में आपके देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक आपके भूमि की प्रकार हैं। ठीक है, भूमि के प्रकार हैं कि भाई कि किस प्रकार से आपके भूमियों का वर्गीकरण यहां पर होता था। ठीक है, अब इस भूमि पर लगान का निर्धारण किस तरह से होता था? तो लगान निर्धारण करने वाला जो अधिकारी था ना, यहां पर आपके सहाड़े कहलाता था। सहाड़े आपके कौन था? लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी। लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी। राजस्थान में लगान का निर्धारण, हालांकि लगान का निर्धारण आपके मूलतः तो राजा के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आपके सामान्यतः अधिकारी भी नियुक्त थे। तो सहाड़े नामक जो अधिकारी है वो राजस्थान में आपके लगान निर्धारण संबंधी कार्य से जुड़ा हुआ था। अब कि भाई एक आमिल नाम का अधिकारी है जो परगने का राजस्व अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते थे? आमिल। तो ये दो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं रेवेन्यू से जुड़े हुए। परगने का राजस्व अधिकारी। परगने का राजस्व अधिकारी, हालांकि पटवारी जो भूमि टैक्स यानी कि भू राजस्व के संग्रहण में मदद किया करता था, पटेल है आपके पटवारी की मदद किया करते थे। ठीक है, ऐसे भी अधिकारी यहां पर हुआ करते थे, लेकिन जो मेन अधिकारी हैं वो आपके एक तो सहाड़े जो रेवेन्यू का निर्धारण करेगा, और आमिल जो परगने के रेवेन्यू अधिकारी के रूप में यहां पर विद्यमान था। अब देखिए लगान निर्धारण की विधि में आपके एक विधि आती है बटाई। एक कौन सी है? बटाई। बटाई को हम आपकी गल्लाबक्सी या भावोली के नाम से भी जानते हैं। इसको गल्लाबक्सी और भावोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बटाई आपके देखिए होती कैसे कैसे थी? एक तो होती थी खेत बटाई। खेत बटाई, खेत में खड़ी फसल का बंटवारा कर लिया जाए। एक होती थी लंक बटाई कि भाई फसल काटने के पश्चात उसका बंटवारा कर लिया जाए बंडल बना करके। और एक होती थी रास बटाई। रास बटाई यानी कि फसल से दाना निकालने के पश्चात उसका बंटवारा कर दिया जाए तो वो आपकी क्या कहलाती थी? रास बटाई कहलाती थी। एक आपकी विधि होती थी कनकूत। अब देखिए यहां कूटने से तात्पर्य है अनुमान लगाना। तो ये अनुमान के आधार पर राजस्व का निर्धारण, अनुमान के आधार पर
राजस्व निर्धारण, अनुमान के आधार पर राजस्व का निर्धारण करना आपके क्या कहलाता था? कनकूत कहलाता था। क्या कहलाता था? कनकूत कहलाता। एक है आपके घूघरी। घूघरी आपके जब प्रति कुआ या खेत की पैदावार की मात्रा निश्चित करके, देखिए एक शब्द यहां पर प्रचलन में था, घूघरी। घूघरी के अंतर्गत देखिए प्रति कुआ या आपके खेत की पैदावार की मात्रा सुनिश्चित कर दी जाती थी कि भाई यहां से इतनी पैदा होगी, ठीक है, और फिर आपके वहां से लगान निर्धारित कर दिया जाता था। लगान निर्धारित कर दिया जाता था। अब ये जो लगान निर्धारित किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आपके क्या है? अनुमान परक आपके लगान का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और एक पद्धति होती थी मसाहत पद्धति। एक कौन सी होती थी? मसाहत पद्धति। मसाहत पद्धति क्या है? इसके अंतर्गत भूमि की पैमाइश करके प्रति बीघा या प्रति विस्वा के हिसाब से आपके रेवेन्यू का निर्धारण कर दिया जाता था। वो आपकी कौन सी पद्धति कहलाती थी? मसाहत पद्धति कहलाती थी। तो रेवेन्यू निर्धारण की भी अनेक पद्धतियां, लाटा कूंता पद्धति है, वो भी अनुमान परक पद्धति के रूप में है। लाटा कूंता, जिसमें कूंतना शब्द है, अनुमान लगाने के संबंध में आपके लाटा कूंता पद्धति का भी प्रचलन है। साथ में घूघरी है, मसाहत है, कनकूत है, बटाई है, बहौली है, गल्ला बक्सी है, बटाई में खेत बटाई है, लंक बटाई है, रास बटाई है। ऐसी आपके कुछ बटाई की विधियों का भी यहाँ पर प्रचलन चलता था, ठीक है। अब देखेंगे भाई कि इसके अलावा कुछ एक शब्दावली हमारे यहाँ पर और है। इसके अलावा आपके कौन कौन सी शब्दावली हैं, बात करें हम एक एक की, तो यहां पर देखिए एक होता था शायर दरोगा। एक शब्द आता था शायर दरोगा। शायर दरोगा। शायर दरोगा कौन हुआ करता था? कि ये परगने का चुंगी कर वसूल करने वाला अधिकारी था। परगने का चुंगी कर वसूल करने वाला अधिकारी। परगने का चुंगी कर वसूल करने वाला अधिकारी कौन होता था? शायर दरोगा होता था। अब देखिए यहां चुंगी है, उसको बोलते थे दाण। दाण किसको बोलते थे? चुंगी को। चुंगी को क्या बोला जाता था? दाण। और जिस स्थान पर चुंगी वसूल की जाती थी वो होता था चुंगी घर। उसके लिए आपके शब्द प्रयोग में लिया जाता है मंडपिका। मंडपिका। मंडपिका क्या होता था? चुंगी घर। टोल प्लाजा जिसकी बात हम कर रहे थे ना आपके, वही टोल प्लाजा आपके क्या कहलाता था? चुंगी घर या मंडपिका के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक होता था तफेदार। तफेदार आपके कौन सा व्यक्ति होता था? तफेदार। तफेदार व्यक्ति होता था कि गांव से जो राजस्व वसूल किया गया, ठीक है, उस वसूल किए गए राजस्व का हिसाब रखता था। गांव से वसूले राजस्व का हिसाब रखता था। हिसाब रखता था। गांव से वसूल किए गए आपके जो रेवेन्यू होता था उसका हिसाब आपके रखने वाला अधिकारी कौन था? तफेदार था, ठीक है। एक है अड़सट्टा शब्द है। जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड आपके किस नाम से जाने जाते थे? अड़सट्टा के नाम से। अड़सट्टा। जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड। जयपुर राज्य में आपके भूमि संबंधी रिकॉर्ड हैं वो आपके किस नाम से जाने जाते थे? अड़सट्टा के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अब एक शब्द आता है, जैसे हमने यहां पर चुंगी के लिए आपके क्या लिया? दाण शब्द काम में लिया। अब चुंगी में आपके आयात निर्यात सीमा शुल्क वगैरह सब तरह की जो चुंगी होती थी उसके लिए एक नाम और दिया जाता था, सामूहिक नाम इसका शायर। इसीलिए आपके शायर दरोगा होता है। तो शायर भी आपके किसको बोल रहे हैं? चुंगी का सामूहिक नाम है, ठीक है। अगली बात आपके
एक शब्द आता है अघोड़ी। अघोड़ी, अघोड़ी आपकी क्या होता था कि चमड़े का काम करने वालों से जो वसूल किया जाने वाला उपकर है वो क्या कहलाता है? अघोड़ी। ठीक है, एक तरह से लागबाग कह सकते हैं इसको। अघोड़ी आपके चमड़े का काम करने वालों से वसूल किया जाने वाला उपकर। ठीक है, एक होता था वर्दा फरोशी। एक शब्द आपके क्या आता था? वर्दा फरोशी। वर्दा फरोशी से यहां पर तात्पर्य था कि लड़के लड़की का जो विक्रय मूल्य का, लड़के लड़की का जो विक्रय मूल्य होता था, ठीक है, उस विक्रय मूल्य का 1/4 उपकर लगता था, वो आपके वर्दा फरोशी कहलाता था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है चौथान। चौथान कोटा राज्य में मानव के क्रय विक्रय पर वसूल किया जाने वाला कर। कोटा में मानव के क्रय विक्रय पर वसूल किया जाने वाला कर। वसूला जाने वाला कर। और यहां पर हम वर्दा फरोशी किसको कह रहे हैं कि लड़का लड़की जिसको आपके बेचा जा रहा है उसके विक्रय मूल्य का 1/4 हिस्सा आपके वर्दा फरोशी के रूप में एक उपकर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। वो आपके किस नाम से जाना जा रहा है? वर्दा फरोशी के नाम से जाना जा रहा है। एक शब्द आता है घरियाना। कौन सा है? घरियाना। घरियाना या फिर आपके इसको बोल देते हैं घरेची। घरियाना या घरेची। घरियाना घरेची से तात्पर्य क्या है? इससे कि किसी स्त्री को बिना विधिवत विवाह के अपने घर रख लिया जाए। किसी स्त्री को बिना विधिवत विवाह के अपने घर रख लिया जाए तो उससे जो टैक्स वसूला जाता था वो आपकी क्या था? घरियाना या घरेची जो टैक्स है वो वसूला जाता था। ऐसे कुछ एक आपके टैक्सों का यहां पर प्रचलन था। हालांकि आपके देखिए अघोड़ी है, वर्दा फरोशी है, घरियाना या घरेची है, ये सब आपके क्या हैं? एक तरह से लागबाग हैं। एक तरह से क्या है? ये लागबाग उपकर के रूप में है। उपकर के रूप में जो आपके टैक्स लगाए जा रहे हैं वो आपके क्या हैं? लागबाग के रूप में है। उनमें आपके अघोड़ी हो गई, वर्दा फरोशी हो गई, घरियाना या घरोची हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपके एक शब्द आता है आकसी। आकसी। आकसी से तात्पर्य जोधपुर राज्य में कारावास की सजा को क्या कहा जाता था? आकसी कहा जाता। ऐसे ही एक शब्द आता है पंचकुल। पंचकुल क्या होती थी कि यह अर्ध सामाजिक व अर्ध राजनीतिक संस्था हुआ करती थी जो आपके सामाजिक विवादों का निपटारा तथा समय समय पर कुछ न्यायिक कार्यों का भी संपादन कर दिया करती थी। एक तरह से जो खाप पंचायत होती है, जातीय पंचायत जो होती है, उसकी श्रेणी में हम किसको रख सकते हैं? पंचकुल नामक संस्था को रख सकते हैं। ये कुछ एक आपकी शब्दावली है हमारी। ठीक है, हालांकि एक बात और मैं आपको डिस्कस कर लूं यहां पर किसान आंदोलन शुरू करने से पहले, वो आपके शब्द है लागबाग। क्या है? लागबाग। देखिएगा, यहां पर लागबाग से तात्पर्य क्या है? लागबाग आपके भू राजस्व के अतिरिक्त वसूला जाने वाला कर। लागबाग आपके क्या हो गई? भू राजस्व के अतिरिक्त वसूला जाने वाला कर। जो उपकर कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए? उपकर। ये आपके जो लागबाग हैं ये दो तरह की हुआ करती थी। दो तरह की कैसे? एक तो नियमित लागबाग होती थी, ठीक है, और एक अनियमित लागबाग होती थी। एक कौन सी होती थी? नियमित, और एक होती थी अनियमित। नियमित लागबाग वो होती थी जिनकी राशि निश्चित हुआ करती थी। निश्चित राशि है कि भाई 1 रुपया देना है तो देना ही है। ठीक है, ये वार्षिक या कभी कभी आपके 2 या 3 वर्ष में आपके एक बार वसूल कर ली जाती थी। नियमित रूप से आपके वसूल की जाती थी। कौन सी? नियमित जो लाग है। ठीक है,
अनियमित लाग आपकी कौन सी है कि जिसकी राशि निर्धारित नहीं होती थी, उत्पादन के बदलने के साथ ही आपके इसकी राशि को भी वो अपडेट करते रहते थे, ये अनियमित लाग है। अनियमित लाग है जिसकी कोई राशि कोई समय आपके सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, जब आपके जागीरदार का मन चाहा, उत्पादन बढ़िया हो गया तो आपके लाग बाग और वसूल कर ली उसने। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थान में लगभग 150 के लगभग लागबागें थी, उनका प्रचलन था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, अलग अलग आपके प्रकार और आपके अलग अलग संख्या में ये लागबागों का प्रचलन था। मैंने बताया लागबाग के साथ आपके बेगार भी इनके द्वारा दी जाती थी। बेगार आपके बगैर पारिश्रमिक किए हुए श्रम दिए हुए आपके श्रम करवाना, वो आपके क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। अब देखिए लागबागों में कहे कि कुछ प्रमुख लागबागें आपकी कौन सी होती थी? प्रमुख लागबाग कि कौन कौन सी लागबाग हैं जो आपके प्रमुख रूप से हम जिन्हें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उनमें नाम आता है आपके एक सिंगोटी लाग। सिंगोटी लाग, सिंगोटी लाग आपकी कौन सी होती थी कि मवेशी के क्रय विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग आपकी कौन सी है? सिंगोटी लाग है। ठीक है, एक है जाजम लाग। एक कौन सी है? जाजम लाग। जाजम लाग से यहां पर तात्पर्य है कि भूमि के विक्रय के समय वसूल की जाने वाली लाग। भूमि के विक्रय के समय वसूल की जाने वाली लाग कौन सी हो गई? जाजम लाग हो गई। एक हो गई चवरी लाग। चवरी लाग ठिकाने में या किसानों के यहां लड़का या लड़की के विवाह होने के अवसर पर ठिकानेदार के द्वारा वसूल की जाने वाली लाग आपकी कौन सी है? चवरी लाग है। जैसे बिजौलिया में आपके लड़कियों के विवाह पर यह चवरी लाग लगाई थी आपके किशन सिंह के द्वारा, जो आपके वहां के ठिकानेदार थे, और इसमें 5 रुपए की दर से इसे वसूल किया जा रहा था कि 5 रुपए अगर लड़का लड़की का विवाह होगा। हालांकि अलग अलग पुस्तकों में इसकी रेट भी अलग अलग। रामप्रसाद व्यास जी आपके, जिन्होंने राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखा है, उन्होंने इसकी रेट आपके 13 रुपए तक दे दी है। ठीक है, तो चवरी लाग है, मूल रूप से हमें यह याद रखना है कि विवाह संबंधी लाग के रूप में यह लगाई जाती थी। ठीक है, अब एक लाग होती थी ऐसी ही न्योता लाग। एक कौन सी होती थी? न्योता लाग। कि देखिए यहां किसानों के घर में अगर विवाह हो रहा है तो चवरी लाग उनसे ही लिया जा रहा है, और यहां जागीरदार के घर में अगर लड़का लड़की का विवाह हो रहा है तो भी किसानों से आपकी क्या वसूल की जाती थी? न्योता लाग। ठीक है, न्योता लाग आपके जागीरदार के घर में अगर लड़का या लड़की का विवाह हो रहा है तो किसानों से आपके न्योता लाग वसूल करेगा वो। ठीक है, अगली बात आपके कुंवर जी की घोड़ा लाग। कुंवर जी का घोड़ा लाग, ये आपके कौन सी लाग हो गई? विचित्र प्रकार की लाग है कुंवर जी का घोड़ा लाग। कि जैसे ही कुंवर जी यानी राजकुमार या फिर आपके जागीरदार का जो बेटा है वो आपके जैसे ही बड़ा होता ना, बड़ा होता तो उसको घुड़सवारी करना सिखाते थे। तो घुड़सवारी करना सिखाने से पहले घोड़ा तो लाना पड़ेगा, तो घोड़ा खरीदने के लिए किसानों से आपके ये लाग वसूल की जाती थी। कौन सी? कुंवर जी का घोड़ा लाग। तो ऐसी भी लाग है आपके। एक होती थी खींचड़ी लाग। कौन सी? खींचड़ी लाग। खींचड़ी लाग आपकी कौन सी है कि जब आपके राज्य की सेना किसी गांव के पास आपके डेरा डालती थी, गांव के पास आपके डेरा डालती थी, तो उसके भोजन के प्रबंध करने के उद्देश्य से किसानों से खींचड़ी लाग ली जाती थी कि उस सेना के लिए भोजन कराना है तो भोजन का प्रबंध करना है। प्रबंध की जिम्मेदारी जागीरदार या जमींदार की है, वहां के ठिकानेदार की है, लेकिन वो आपके उससे संबंधित रेवेन्यू किनसे वसूल कर रहा है? कि किसानों से वसूल कर रहा है। खींचड़ी लाग हो गई। ऐसे ही एक अंग लाग होती थी। कौन सी? अंग लाग। अंग लाग से तात्पर्य क्या है? यहां अंग लाग से तात्पर्य है कि अगर किसी परिवार में कोई बालक या बालिका 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता था तो 5 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक परिवार के सदस्य से 1 रुपया प्रति सदस्य, 1 रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से अंगलाग वसूल की जाती थी। अंगलाग वसूल की जाती थी, तो अंगलाग है ये। ठीक है, ऐसे बकरा लाग। बकरा लाग आपकी कौन सी है कि जागीरदार को भाई बकरा खाना है,
जागीरदार को बकरा खाना है तो या तो बकरा दे दो उसके खाने के लिए, और बकरा नहीं दे रहे हो तो पैसा दे दो, वो बकरा लागू। या तो बकरा दे दो और बकरा नहीं दे रहे हो तो पैसा दे दो आपके उसके लिए। एक होती थी मलवा, एक आपके ये महत्वपूर्ण है मलवा, मलवा लाग, ये महत्वपूर्ण है आपके मलवा लाग। ये क्या होती थी कि भाई फसल की रक्षा संबंधी किए गए व्यय, फसल की सुरक्षा के लिए जो व्यय किया जाता था, या फिर आपके वसूली के लिए लोगों को, इससे संबंधित लोगों को पारिश्रमिक देना है कि भाई कि एक तो आपके जो लोग फसल की सुरक्षा कर रहे हैं या फिर आपके रेवेन्यू का कलेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उनके रेवेन्यू कर्मचारियों के पारिश्रमिक देने के लिए जो लाग वसूल की जाती थी गांव के क्षेत्र से, वो आपके क्या कहलाती थी? मलवा लाग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मलवा लाग। एक तरह से कमीशन खोरी की लाग है, ये कमीशन खोरी की लाग है। और दूसरा आपके एक होता था दस्तूर, एक यहां पर ले सकते हैं, कौन सा? दस्तूर। दस्तूर क्या है कि जो राज्य के रेवेन्यू से संबंधित कर्मचारी हुआ करते थे, वो जनता से जो अवैध वसूली करते थे, वो दस्तूर कहलाती थी। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जनता से की जाने वाली अवैध वसूली क्या कहलाती थी? दस्तूर। ऐसी लगभग आपके 150 लागों का प्रचलन था। बिजौलिया किसान आंदोलन की जब हम शुरुआत करेंगे तो ये बताएंगे कि वहां पर 84 प्रकार की लाग बागें थी अकेले बिजौलिया में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लाग बाग और रेवेन्यू का बोझ आपके राजस्थान की जनता पर इतना अधिक था, सब जगह आपके त्राहिमाम त्राहिमाम लोग कर रहे थे। अंततः आपके उन्होंने विरोध का रास्ता चुना, और वो विरोध का रास्ता मुखर रूप से किसान आंदोलनों के रूप में यहां पर सामने आया, और एक के बाद एक आपके रियासतों में क्या होने लगे? आंदोलन। लेकिन यहां याद रखने की एक बात और है कि यहां एक रियासत में घटित हो रहा कोई भी आंदोलन संबंधी घटनाक्रम किसी अन्य रियासत की घटनाक्रम को प्रभावित नहीं कर रहा था। बिजौलिया के किसानों को समस्या हुई है तो बिजौलिया वाले भुगते हैं, अलवर वालों को उनसे कोई मतलब नहीं था। जो इनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थी उनमें ये खुद ही संकुचित थे। अभी तक ऐसा नहीं था कि भाई एक जगह किसान आंदोलन हो रहा है तो भड़क उठा पूरे राजस्थान में 1857 के रिवोल्ट की तरह, ऐसा नहीं था। ठीक है, एक रियासत में घटित हो रही कोई भी घटना किसी अन्य रियासत की घटना को प्रभावित नहीं कर रही थी, यह सबसे खास बात थी। ठीक है, तो यह हमारा आपके रेवेन्यू से रिलेटेड या फिर आपके जो भूमि व्यवस्था थी हमारी यहां पर, उस भूमि व्यवस्था से रिलेटेड आपके कुछ चीजें, कुछ आपके शब्दावली जो आगे चल करके हमारे किसान आंदोलनों में हम बार बार काम में लेंगे यहां पर, तो उनसे संबंधित आपके हमारी क्लास है ये। नेक्स्ट क्लास में हम आपके राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है, ठीक है, उनमें से एक एक आंदोलन की चर्चा आप लोगों के साथ करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।